कावेरी नदी के पास एक बहुत ही बड़ा घना जंगल था। उसी जंगल में एक नाग नागिन पति पत्नी रहा करते थे। वो दोनों पति पत्नी नाचते झूमते जंगल में रहते थे। एक दिन नागिन अपने पति नाग से कहती है, पतिदेव, हम कितने सालों से इस जंगल में रह रहे हैं, पर आप कभी भी मुझे उस ऊंची पहाड़ी पर नहीं ले गए। मुझे भी हर जगह घूमने की इच्छा होती है, पर आप कभी भी मेरी केयर ही नहीं करते। अरे भाग्यवान, तुम तो हर वक्त मुझसे लड़ाई करने का बहाना ही ढूंढती रहती हो। उस पहाड़ी चोटी पर ले जाना ऐसा कौन सा बड़ा काम है? चलो, तुम्हें अभी ले जाता हूँ। नाग नागिन पति पत्नी जंगलों के रास्ते से चलते चलते पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। नागिन पहाड़ी पर जाते ही बहुत खुश हो जाती है और खुशी से नाचने लगती है। नाग भी अपनी पत्नी नागिन को नाचता देख उसके साथ साथ नाचने लगता है। तभी मोहन और विकास नाम के दो दोस्त पहाड़ पर घूमने आते हैं और अचानक नाग नागिन को पहाड़ी पर नाचता देख हैरान रह जाते हैं। अरे यार विकास, क्या हम कोई सपना देख रहे हैं? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। हमारे सामने नाग और नागिन डांस कर रहे हैं। अरे हाँ यार, मुझे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। चल ना, इन लोगों के साथ थोड़ा सा नागिन डांस किया जाए और 2-4 सेल्फी लेकर इंस्टाग्राम पर डाल देंगे, तो एक झटके में फॉलोअर्स मिलियन में हो जाएंगे। अरे यार, तू अपनी बकवास अपने पास ही रख। हर बार तुझे उल्टी सीधी बात ही सूझती है। ये दोनों नागमणि वाले नाग नागिन भी तो हो सकते हैं। क्यों ना हम इनसे नागमणि हासिल करें और दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाए। यार, तू सच कह रहा है? मैं अमीर बनने वाला हूँ? क्या सच में तू ये नाग नागिन से नागमणि हासिल करने वाला है? मुझे तो ये सब आंखों का धोखा लग रहा है। यार, तू अपनी बकबक अपने पास ही रख और देखता जा मैं क्या करता हूँ। मैं तो जंगल में पशु पक्षियाँ मारने के लिए बंदूक लाया था, पर सच में मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी है जो मेरे सामने 2 नाग नागिन खड़े हुए हैं। मोहन विकास को ये कहकर अपना बंदूक निकालता है और बंदूक से नाग को एक गोली मारता है। गोली नाग को लगते ही वो जमीन पर गिर जाता है। नागिन अपने पति का ये हाल देखकर हैरान रह जाती है और पति के पास बैठकर रोने लगती है। तभी मोहन और विकास नागिन के पास आते हैं। ओ सुंदरी, चम्मक छल्लो नागिन, हम एक शर्त में तेरे पति और तुझे जिंदा छोड़ सकते हैं। अगर तू हमें नागमणि का पता बता दे तो हम तुझे जाने देंगे। अरे ओ सड़े हुए गैंडे जैसी शकल वाले इंसान, तूने हम पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तू क्या समझता है तू बच जाएगा? पर हम तुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। अरे ओ चम्मक छल्लो, तू अपनी नसीहत अपने पास रख। हमें तेरी नसीहत की कोई जरूरत नहीं है। तुझे अगर अपनी जान प्यारी है तो बता, नागमणि कहाँ है? अरे ओ नासपीटे करम जले इंसान, मैं तुझे नागमणि का पता तो क्या, कोयले का खान का पता भी ना बताऊं। इसमें अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई गम नहीं। नागिन मोहन और विकास को ये कहकर उन्हें डसने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी नागिन का पति नागिन को इशारों में कहने लगता है, भाग्यवान, अभी इनसे लड़ने का वक्त नहीं है। ये लोग इंसान नहीं जानवर हैं। तुम मेरी चिंता छोड़ो और यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, नहीं तो ये तुम्हें भी मार डालेंगे। हम में से किसी एक को तो जिंदा रहना ही होगा इनको सबक सिखाने के लिए। तुम भागो यहाँ से। नागिन जैसे ही अपने पति नाग के मुंह से ऐसी बातें सुनती है, वो ना चाहते हुए भी अपने पति को पहाड़ी पर छोड़कर उन लोगों के चंगुल से भागने लगती है। नागिन को भागता देख मोहन और विकास नागिन पर तलवार से वार करते हैं और नागिन को जख्मी कर देते हैं। नागिन जैसे तैसे करके उनके चंगुल से जंगलों के रास्ते से भाग जाती है। कुछ देर बाद नागिन को एक साधु बाबा की कुटिया दिखाई देती है। नागिन बाबा की कुटिया के अंदर चली जाती है। साधु बाबा अपने सामने जख्मी नागिन को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। हे भगवान, इस बेचारी नागिन का ये हाल किसने किया? जरूर किसी इंसान की वजह से ये हुआ है। मुझे अपनी तंत्र विद्या से इसको स्वस्थ करना होगा। अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो, मेरी सारी शक्तियों के प्रयोग से ये नागिन स्वस्थ हो। 80 90 पूरे 100, इसके सारे जख्मों को ऊपर वाला ठीक कर दो। साधु बाबा के मंत्र खत्म होते ही नागिन का सारा जख्म ठीक हो जाता है
और वो पहले की तरह स्वस्थ हो जाती है। साधु बाबा प्रणाम। आपकी वजह से मैंने आज नया जीवन पाया है। साधु बाबा, मैं आपके पास रहकर आपके पास से तंत्र विद्या सीखना चाहती हूँ। मेरे नागपति को इंसानों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। आपके तंत्र विद्या का प्रयोग करके मैं अपने पति को फिर से जिंदा करना चाहती हूँ। बेटी, मरे हुए इंसान को जिंदा करना हमारे हाथों में नहीं, ऊपर वाले के हाथ में है। पर मैं तुम्हें ऐसी तंत्र विद्या सिखा सकता हूँ जिसके प्रयोग से तुम अपने पति से बात कर सकती हो। साधु बाबा नागिन को ये कहकर उसे अपने पति से बात करने के लिए तंत्र विद्या सिखाना शुरू कर देते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, सकल का बुम बुम नमः, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। बेटी, तुम इस मंत्र का प्रयोग करके अपने पति की आत्मा से बात कर सकती हो, लेकिन अगर तुम कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करोगी तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए तुम्हें बहुत ही सोच समझकर यह काम करना होगा। इसी तरह बहुत दिनों तक साधु बाबा नागिन को तंत्र विद्या सिखाते हैं। नागिन पूरी तरह से साधु बाबा से आत्माओं से बातें करने का मंत्र सीख जाती है और वहां से जंगलों की तरफ जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक मरा हुआ सांप दिखाई देता है। मरे हुए सांप को देखकर नागिन के दिमाग में एक आइडिया आता है। ओम क्लीं चामुंडाय नमः, सकल का बूम बूम, ओम फट स्वाहा। मेरे पति की आत्मा जहाँ कहीं भी है, जल्दी से आकर इस मरे हुए सांप के अंदर चली जा। नागिन के मंत्र से मरा हुआ सांप जिंदा हो जाता है और फन फैलाता हुआ उठ खड़ा होता है। नागिन मरे हुए सांप को जिंदा होता देख बहुत खुश हो जाती है। जाओ पति परमेश्वर, अब अपना बदला पूरा करो और जो भी आपके रास्ते में आए उसे खत्म कर दो। ये इंसान जाति हमारे नागलोक और नागमणि के लिए बहुत ही हानिकारक है, इसलिए किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना। भूतिया नाग नागिन की बात सुनकर वहां से चला जाता है और वहां से सीधा मोहन और विकास के पास जाता है। मोहन और विकास अपने सामने एक फन फैलाता हुआ नाग को देखकर बहुत डर जाता है। अरे यार विकास, ये सांप कहाँ से आ टपका? हमें तो नाग और नागिन को मारे हुए बहुत समय बीत गए। ये सांप कहाँ से हमारा काल बनकर यहाँ पर आ गया? अरे मैया रे मोहन, मुझे तो ये सांप उस नागिन का बच्चा लग रहा है। यार तू जल्दी से कुछ कर, नहीं तो अभी हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी। यार मेरे पास अभी तो कुछ भी नहीं है जो मैं इस सांप से लड़ सकूं। मुझे क्या पता था हम ऐसे ही घूमने निकलेंगे और ये सांप हमें मारने के लिए आ जाएगा। मोहन और विकास आपस में बात ही कर रहे थे, तभी वो सांप एक विशाल आकार वाले नाग में बदल जाता है और एक झटके में विकास को काट लेता है। मोहन विकास का ये हाल देखकर वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। नाग भी मोहन के पीछे पीछे भागने लगता है। मुझे किसी भी हालत में यहाँ से भाग निकलना होगा, नहीं तो ये कलमुहा नाग विकास की तरह मुझे भी मार डालेगा। मोहन जंगल के रास्ते से भागता रहता है। तभी रास्ते में उसे साधु बाबा की कुटिया दिखाई देती है। मोहन जैसे तैसे करके साधु बाबा की कुटिया के पास आता है। साधु बाबा, आप जल्दी से मुझे बचा लीजिए। मेरे पीछे विशाल आकार का नाग पड़ा हुआ है, आप मुझे बचा लीजिए। उस नाग ने मेरे दोस्त को भी मार डाला। बेटा, अवश्य तुम लोगों ने उस नाग के साथ कोई छेड़खानी की है, नहीं तो ऐसे ही वो तुम्हें मारने के लिए उतावला नहीं हो सकता। पर तुम मेरे शरण में आए हो, इसलिए अवश्य मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी साधु बाबा के कुटिया के पास भूतिया नाग भी आ जाता है और साधु बाबा से कहने लगता है, अरे ओ बूढ़े साधु, उस इंसान को बचाने की कोशिश मत कर, उसके वजह से मेरी मौत हुई है। अगर तू उसे बचाने की कोशिश करेगा तो अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठेगा। अगर तुमने इस इंसान के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। तुम्हारे पास इतनी शक्ति नहीं है जो तुम मुझे मार सकोगे। भूतिया नाग ये सुनकर साधु बाबा पर अपने जादू का प्रयोग करता है। साधु बाबा भी भूतिया नाग को रोकने के लिए उस पर पलटवार करते हैं। इसी तरह दोनों में युद्ध होने लगता है। तभी वहां पर नागिन भी आ जाती है। साधु बाबा, आप इस हत्यारे इंसान को बचाने के लिए मेरे नागपति को खत्म करना चाहते हैं? मैंने आपसे तंत्र विद्या सीखकर अपने पति को जीवित किया है, मैं फिर से इसे खोना नहीं चाहती। नागिन साधु बाबा से बात ही कर रही थी,
तभी उसी समय मोहन बाबा का त्रिशूल निकालकर भूतिया नाग के ऊपर वार करने लगता है, लेकिन वो त्रिशूल जाकर नाग के शरीर में ना लगकर नागिन को लग जाता है और नागिन वहीं पर गिरकर मर जाती है। साधु बाबा मोहन का ये व्यवहार देखकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अपने तंत्र विद्या का प्रयोग करके उसे भस्म कर देते हैं। सच में नागिन, इस इंसान ने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया था। इसे इसकी सजा भी मिल गई। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ तुम दोनों की आत्मा को शांति मिले और तुम दोनों पति पत्नी के रूप में दोबारा जन्म लो। साधु बाबा ये कहकर उस मरे हुए सांप के अंदर से नाग की आत्मा को भी निकाल देते हैं और नागिन का ये हाल देखकर दुखी होकर कुटिया के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करें और आगे आप किस तरह की कहानियां देखना चाहते हैं ये भी बताएं। चंपानगर गांव में सरला नाम की एक बूढ़ी औरत अपने जवान बेटे सुरेश के साथ रहती थी। सरला दूसरों के घर पर काम करके अपने बेटे को लिखा पढ़ाकर एक काबिल इंसान बनाती है। एक दिन सुरेश अपने माँ से कहता है, माँ, तुमने मुझे पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाया, पर एक छोटे से गांव में मुझे मेरी हैसियत की नौकरी नहीं मिल रही है। क्यों न मैं शहर जाकर अच्छी नौकरी की तलाश करूं? अगर मुझे शहर में अच्छी नौकरी मिल जाए तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। बेटा, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ पूरे मन से करने की आवश्यकता है। बेटा, मैंने तुझे बहुत ही तकलीफों के साथ बड़ा किया है। तू शहर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे अपनी जिंदगी बिताऊंगी? माँ, तुम्हें हर बार अपनी ही पड़ी रहती है। मैंने इतनी मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है, मैं तुम्हारी वजह से ये नहीं जाने दे सकता। और माँ, तुम क्यों इतना चिंता करती हो? मैं तुम्हें हफ्ते में 2 चिट्ठियाँ लिख दिया करूँगा। चिट्ठी में मैं तुम्हें सारी बातें बता दिया करूँगा, तब तो तुम्हें मेरे जाने से कोई तकलीफ नहीं होगी ना। ठीक है बेटा, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, पर वहाँ जाकर मुझे चिट्ठी लिखना नहीं भूलना। सुरेश ये कहकर ही दूसरे दिन सुबह मुंबई शहर के लिए रवाना हो जाता है। सुरेश मुंबई पहुँचते ही काम की तलाश में इतना मशगूल हो जाता है कि सुरेश को उसकी माँ की बात याद ही नहीं रहती। इसी तरह 2 हफ्ते बीत जाते हैं। सुरेश उसकी माँ को एक भी चिट्ठी नहीं लिखता है। इधर सुरेश की माँ सरला बेटे का एक भी पत्र ना पाकर सीधा पोस्ट ऑफिस में चली जाती है और वहाँ जाकर पोस्ट मास्टर से कहने लगती है, भाई साहब, मेरा बेटा सुरेश 2 हफ्ते पहले शहर में गया था। उसने कहा था मुझे हफ्ते में 2 बार चिट्ठी लिखेगा, पर 2 हफ्ते बीत गए हैं, उसकी कोई चिट्ठी मुझे अब तक नहीं मिली। मुझे लगता है इतने बड़े पोस्ट ऑफिस में मेरे बेटे की भेजी हुई चिट्ठी कहीं खो गई है। आप जरा अच्छे से देखिए, वो चिट्ठी आपको मिल जाएगी। देखिए बहन जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। आपकी कोई भी चिट्ठी हमारे पोस्ट ऑफिस में नहीं है और हमारे पोस्ट ऑफिस में कोई चिट्ठी इधर उधर भी नहीं होती। आपके बेटे को शहर की हवा लगी है, अब वो इधर चिट्ठी भेजना तो दूर, आपसे मिलने भी नहीं आएगा। अरे ओ पोस्ट मास्टर, मुंह संभाल कर बात कर। सुरेश ने मेरी कसम खाकर कहा है वो हफ्ते में 2 बार मुझे चिट्ठी भेजेगा, पर तुम लोग ना जाने मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हो। जब तक तुम लोग मुझे मेरे बेटे की भेजी हुई चिट्ठी नहीं दोगे, तब तक मैं तुम लोगों को परेशान करूंगी। पोस्ट मास्टर सरला की बात सुनकर बहुत क्रोधित हो जाता है और सरला को धक्के मारकर पोस्ट ऑफिस से बाहर निकाल देता है। सरला दुखी होकर घर वापस आ जाती है और घर आकर पोस्ट मास्टर को कोसने लगती है। कलमुहा पोस्ट मास्टर, मेरे बेटे की भेजी हुई चिट्ठियाँ छुपाकर वो बूढ़ा पोस्ट मास्टर जरूर मुझसे कुछ हड़पना चाहता है,
पर वो नहीं जानता कि मैं सरला देवी हूँ। इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। सरला खाना खाकर बिस्तर पर सो जाती है और अपने बेटे को याद करने लगती है। दूसरे दिन सुबह होते ही सरला फिर से पोस्ट ऑफिस के बाहर जाकर धरना देकर बैठ जाती है और पोस्ट ऑफिस के मैनेजर चंदन से कहने लगती है, अरे ओ पोस्ट ऑफिस के मैनेजर, जल्दी से पोस्ट मास्टर को बोले मेरे बेटे की सारी भेजी हुई चिट्ठियाँ मेरे हाथों में ला कर दे। मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ, तुम लोग देख लेना मैं तुम लोगों का क्या हाल करूँगी। सरला की बात सुनकर मैनेजर पोस्ट ऑफिस से बाहर निकलता है और सरला को अच्छी तरह समझाने लगता है। बूढ़ी माँ, हम सभी लोग पूरे पोस्ट ऑफिस में अच्छी तरह आपके बेटे के भेजे हुए चिट्ठियाँ ढूंढ रहे थे, पर जब आपके बेटे ने कोई चिट्ठियाँ भेजी ही नहीं है तो वो पोस्ट ऑफिस में कैसे रह सकता है। बूढ़ी माँ, आप घर चले जाइए। अगर आपके बेटे की कोई चिट्ठी आई तो मैं तुरंत आपके पास वो चिट्ठी भिजवा दूंगा। आप सभी लोग मुझे बूढ़ी औरत समझकर मुझसे चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोग मेरे बेटे की भेजी हुई चिट्ठियाँ छुपाकर मुझे तड़पाना चाहते हैं, पर मैं भी आप लोगों को छोड़ने वाली नहीं हूँ। सरला ये कहकर अपने घर वापस आ जाती है और इसी तरह हर रोज पोस्ट ऑफिस में जाकर अपने बेटे के भेजे हुए चिट्ठी के लिए सभी से मिन्नतें करने लगती है। पर हर रोज सरला का ऐसा व्यवहार देखकर पोस्ट ऑफिस में सभी लोग परेशान हो जाते हैं और उसके बाद से उसे पोस्ट ऑफिस के बाहर से भी भगा देते हैं। इसी तरह एक दिन सरला अपने बेटे की याद में बीमार पड़ जाती है और कुछ ही दिनों में सरला की मौत हो जाती है। सरला मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है और अपने बेटे के चिट्ठी के इंतजार में पोस्ट ऑफिस में ही डेरा जमा कर रह जाती है। तभी एक दिन पोस्ट मास्टर सभी चिट्ठियों को एक थैली में लेकर जैसे ही बाहर निकलने लगते हैं, तभी पोस्ट मास्टर के सामने सरला का चुड़ैल आ जाता है। क्यों रे पोस्ट मास्टर, चिट्ठियाँ बांटने जा रहा है? उससे पहले तू मेरे बेटे की भेजी हुई चिट्ठी मेरे हाथ में दे। अरे मैया रे, चुड़ैल बहन जी, सच में आपका बेटा कोई चिट्ठी नहीं भेजता है। मैं आपको कहाँ से चिट्ठियाँ ला कर दूँ? आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ। अरे ओ बंदर जैसी शकल वाले इंसान, अपनी चापलूसी किसी और को दिखाना। तू मुझसे बहुत चालाकी करने की कोशिश कर रहा है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। चुड़ैल ये कहकर पोस्ट मास्टर को बहुत ही बेरहमी से मार देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। सभी पोस्ट ऑफिस के वर्कर पोस्ट मास्टर का ये हाल देखकर बहुत डर जाते हैं, पर कोई भी कुछ समझ नहीं पाता। इसी तरह सरला का चुड़ैल पोस्ट ऑफिस में आतंक मचाकर रखती है और पोस्ट ऑफिस में अपने क्रोध के कारण एक एक करके इंसानों को मारने लगती है। पोस्ट ऑफिस में ऐसा मौत का तांडव देखकर सभी वर्कर बहुत डर जाते हैं और पोस्ट ऑफिस में आना भी बंद कर देते हैं। तभी एक दिन पोस्ट ऑफिस का मैनेजर चंदन दुखी होकर अपने घर पर बैठा रहता है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त मदन आता है और चंदन से कहने लगता है, अरे भाई चंदन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम लोगों का पोस्ट ऑफिस एक भूतिया पोस्ट ऑफिस बन गया है। यहाँ पर हर एक दिन एक इंसान की लाश मिल रही है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हाँ यार मदन, कुछ दिनों पहले एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के भेजे हुए चिट्ठियाँ लेने आती थी। उस बूढ़ी औरत ने हमें बहुत तंग किया, पर उनका बेटा कोई चिट्ठियाँ भेजता ही नहीं था, तो हम उनको चिट्ठियाँ कैसे देते? मुझे तो पूरा विश्वास है वही बूढ़ी औरत मरकर भूत बन गई है और वही एक एक करके पोस्ट ऑफिस के सभी वर्करों को मार रही है। न जाने हमारा क्या होगा, कब उनका लड़का शहर से वापस आएगा
और कब हमारी जान बचेगी। यार चंदन, सच में तेरी अकल घास चरने गई है। न जाने तुझ जैसे गधे को किसने पोस्ट ऑफिस का मैनेजर बनाया। देख यार, उल्टी सीधी बात करना बंद कर। मैं पहले से ही इतना परेशान हूँ, क्या पता मेरी जिंदगी और कितनी दिन की है। यार ज्यादा चिंता मत कर और चुपचाप कल सुबह मुंबई शहर के लिए रवाना हो जा। मैं तुझे उस बूढ़ी औरत के लड़के का एड्रेस ला कर देता हूँ। चुपचाप उस लड़के को उसकी माँ के भूत के सामने लाकर खड़ा कर दे। तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। यार तेरी बात तो बिल्कुल ठीक है, पर उस लड़के का एड्रेस तू ढूंढ कर निकालेगा कहाँ से? यार तू चिंता मत कर, गांव वालों के सामने कुछ पैसे रख देने से कोई ना कोई तो उसका एड्रेस बता ही देगा। यार सभी इंसान पैसों की भाषा अच्छे से समझते हैं, इसलिए सारी चिंता को साइड में रख और कल शहर जाने के लिए तैयार रहना। मदन ये कहकर सुरेश के दोस्तों को पैसे देकर सुरेश का एड्रेस निकाल लेता है और एड्रेस चंदन को दे देता है। चंदन एड्रेस पाकर शहर के लिए रवाना हो जाता है और उस एड्रेस में जाकर सुरेश को लेकर गांव वापस आ जाता है। चंदन सुरेश को गांव में लाकर पोस्ट ऑफिस के अंदर ले जाकर बंद कर देता है। अरे ओ गधे जैसी शक्ल वाले इंसान, तुमने मुझे घर छोड़ने के बजाय इस पोस्ट ऑफिस में क्यों बंद करके रखा है? क्या तुम पागल हो गए हो? तभी सरला अपने बेटे की आवाज सुनते ही उसके सामने आ जाती है और सुरेश को अच्छे से देखने लगती है। सुरेश अपनी माँ को देखकर पहचान जाता है, पर उनका ये हाल देखकर हक्का बक्का रह जाता है। तभी सरला चुड़ैल अपने बेटे से कहती है, बेटा तूने आने में बहुत देर कर दी। अब मैं इस दुनिया से बहुत दूर चली गई हूँ। बेटा तूने शहर से जो भी चिट्ठियाँ भेजी थी, इस पोस्ट ऑफिस के इंसानों ने मुझे तड़पाने के लिए तेरी चिट्ठी मुझे नहीं दी। तेरी यादों में तड़प तड़प कर मेरी मौत हो गई। सरला की मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुरेश को अपनी गलती का एहसास होता है। माँ मुझे माफ कर दीजिए, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं शहर में अपना करियर बनाने में इतना बिजी हो गया था, मुझे आपको चिट्ठी भेजने की बात याद ही नहीं थी। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ आप मुझे माफ कर दीजिए। सुरेश की मुंह से ऐसी बातें सुनकर सरला को भी अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। बेटा तेरी लापरवाही की वजह से मैंने बहुत निर्दोष इंसानों की हत्या की है। जैसे उनके परिवार वाले मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, वैसे मैं भी तुझे कभी माफ नहीं कर सकती। सच में मेरी गलती की वजह से बहुत सारे घर बर्बाद हो गए। बेटा जैसे तूने मुझे तड़पाया है, तू भी जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेगा। चुड़ैल सुरेश को ये कहकर वहाँ से गायब हो जाती है।